गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। 5 मिनट वेट करते हैं और स्टूडेंट्स का आने का, फिर क्लास स्टार्ट करें। मैम गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग।
Good evening, ma'am. Good evening, everyone. आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने बोला ना पढ़ के आने के लिए, तो पढ़ के जब लोग आए होंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस में। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना था? सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास अगर बेसिकली देखें तो ये एक सिस्टम का हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं कि जिसके अबाउट मान लेते हैं कि सारा जो मास है इस पॉइंट के अबाउट कंसंट्रेटेड है ना। कि अगर मान लो किसी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है उसका नेट फोर्स हम देख लेते हैं कि उस पॉइंट पे जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेट कर रहा है। मान लो ये तुम्हारे कोई बॉडी है तो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो अगर तुमने इस बॉडी पे कोई भी फोर्स लगाई है तो हम क्या मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट मान लेंगे जहाँ पे सारा मास समझ लो कंसंट्रेटेड है ना। अगर हम लोग इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एन नंबर्स पे तो अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या कर लेंगे कि इस बॉडी के किसी सेंटर ऑफ मास पे हम देख लेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है और किस उस सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगने के बाद उस सेंटर ऑफ मास में की वेलोसिटी पे, एक्सीलरेशन पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के तीन फॉर्मूले हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चेंज होता है तो हम कैसे करते हैं, एम RCOM कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी का, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स M1 है, R1 किसी भी तुम किससे मान सकते हो, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से ले सकते हो, है ना। प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उन सबका ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मास से, जो भी इस बॉडी का मास होगा। तीसरा फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास वेलोसिटी का, VCO है। अभी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, हो सकता है उस सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी हो, मतलब कि वो सेंटर ऑफ मास क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमारे पास फॉर्मूले जाते हैं Upon me. डैश अपॉन में टोटल सम ऑफ मास। ठीक है। अब या तो सेंटर ऑफ मास देखो रेस्ट पे रहेगा तो किसी भी बॉडी का, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ये रहेगा। अब बात आई कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट कब करेगा सेंटर ऑफ मास। देखो, एक्सीलरेट तुम्हारा सेंटर ऑफ मास तभी करेगा जब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, है ना, बॉडी पे या फिर सेंटर ऑफ मास पे। जो तुम्हारा F नेट है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो,
तभी तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास क्या होगी, एक्सीलरेशन होगी, अदरवाइज एक्सीलरेशन नहीं होगी। बट अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, m1a1 प्लस m1 m2 a2, और ये a1 a2 क्या है, एक्सीलरेशन a1 a2 a3 a4 ये क्या है, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है उनकी एक्सीलरेशन है ना। और acm क्या हो जाएगा तुम्हारा, अपॉन m। तो यहाँ से जो macm है ये क्या है, acum, ये तुम्हारा नेट फोर्स है macom। अच्छा, अब एक मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मान लो अगर मैं कह रही हूँ एफ नेट 0 है, ठीक है, एफ नेट 0 है किसी भी बॉडी पे, क्या उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनकी एक्सीलरेशन भी 0 होगी, a1 a2? मैम Yes, उसमें ma'am. यस मैम एक्सीलरेशन नहीं होगा, जीरो हो जाएगी। क्या है कि अगर मान लो एफ नेट 0 है, किसी बॉडी पे लगने वाली एफ नेट 0, क्या जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के उनकी एक्सीलरेशन भी 0 होना मस्ट है? नो मैम, नो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अगर उनकी एक्सीलरेशन 0 हो, डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि उनके पास एक्सीलरेशन हो, पर सेंटर एफ नेट 0 है तो 100% तुम्हारा जो COM है उसकी एक्सीलरेशन 0 रहेगी। तो ये चीज ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मास अगर निकालें, है ना, मान लो तुम्हारे पास एक पार्टिकल यहाँ पे है m1 और एक पार्टिकल यहाँ पे है m2। मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यहाँ से r1 की दूरी पे है, यहाँ पे r2 की दूरी पे है, इस तरीके से होता है ना। अब मैं बोलूं कि मुझे बताओ m1 से अगर मैं m1 को थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, m1 को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, सपोज करो d1 डिस्टेंस। अब मैं क्या चाहती हूँ तुमसे, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि m2 को कितना डिस्प्लेस करें कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। मैम पिछली वाली स्लाइड में डाउट था एक। हाँ बोलिए। मैम उसमें आर क्या था, वो जो आपने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था इसमें m1 r1 में? ये m1 r1, ये देखो ये कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां से तुम इसको लेके चल सकते हो कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे पार्टिकल्स है ना उन सबकी वो निकालूंगी डिस्टेंस। मान लो ये पार्टिकल है तो इसका r1 इसका r2, फिर एक हम क्या करेंगे, इनका नेट रिजल्टेंट देखेंगे, जहां पे मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा वो मेरा RCOM कहलाया जाएगा, ठीक है। ये कोई भी तुम्हारा एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से तुमने सभी पार्टिकल्स के लिए ये r वेक्टर r2 वेक्टर को मेजर किया। अच्छा, और मैम ये जो ACOM वाला हमने फॉर्मूला लिखा था इसमें हम F एक्सटर्नल अपॉन में M भी मान सकते हैं? ACOM का फॉर्मूला F एक्सटर्नल नहीं, देखो F एक्सटर्नल जरूरी नहीं है, यहाँ पे F नेट जरूरी है, ठीक है। अच्छा, F ठीक है नेट होना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन करो, पहला सवाल है M2 को मैम D1। हम M2 को D1 पीछे लाएंगे, नहीं पूरा मुझे एक्चुअल वैल्यू दो कि मैं M2 को कितना डिस्प्लेस करूं कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई चेंज ना है, जबकि मैंने m1 को d1 से आगे चेंज किया, आगे बढ़ाया। मैम मैंने क्वेश्चन नहीं सुन पाया था, क्या था? क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास दो मास है, ठीक है, m1 और m2, दोनों के बीच में जो सेंटर ऑफ मास से दूरी है m1 की r1 है, m2 की r2 है। अब मैंने क्या किया कि m1 को d1 डिस्टेंस से आगे मूव कर दिया। तो देखो सिंपल सी बात है, जब m1 को आगे मूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा, है ना। यस मैम, आगे शिफ्ट हो जाएगा। आगे शिफ्ट होगा, तो अभी तुम्हें सेंटर ऑफ मास को जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे रखना है, तो तुम्हें m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा आगे पीछे। कितना, D1। पूरी वैल्यू बताओ, ऐसे नहीं होगा, उतना ही करना पड़ेगा। मैम हमने D1 इसे आगे किया है m1 से, तो हमें m2 से भी तो D1 पीछे करना पड़ेगा। देखो r का फॉर्मूला भी तुमने निकाला था कि सेंटर ऑफ मास ये था m1 r1 प्लस m2 r2, और ये क्या था तुम्हारा टोटल मास m1 प्लस m2, राइट। अब देखो ये RCOM क्या था,
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है, राइट। अगर मैं इसको चेंज करूं, मतलब मान लो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आरसीयूएम में कोई चेंज नहीं है। कितना है आरसीयूएम में? तुम्हारा 0 चेंज है। M1 एज इट इज रहेगा। अब R1 में तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? D1 का, D1 ठीक है, प्लस M2। मुझे अब ये देखना है कि R2 को कितना डिस्प्लेस करेंगे, है ना। तो R2 को तुम मान लो कितना x डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये 0 है, तो M2 h कितना आ गया तुम्हारे पास? M1 अपॉन M2 D1। और ये क्या है देखो, माइनस में, यानी तुम्हें किधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड, इधर की तरफ इतना डिस्प्लेस करना पड़ेगा। मैम। हाँ ये हमने R1 जो है वो डिस्टेंस था M1 और सेंटर ऑफ मास के बीच में, राइट। यस। तो हमने इसे DM जो है वो हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये R1 माइनस D1 होगा ना, वो जो डिस्टेंस हमें मिलेगा। R1 माइनस D1 नहीं नहीं, क्यों करना R1 क्योंकि R1 पूरा डिस्टेंस है और हमने DM जो है उसे आगे बढ़ा दिया, तो उतना पार्ट तो माइनस हो जाएगा ना। तुम कह रहे हो कि अगर मैंने R1 जैसे टोटल डिस्टेंस है, R1 टोटल डिस्टेंस था, हाँ, और हमने D1 जो है उसे आगे बढ़ा दिया, तो हमें जब ठीक है। टोटल लेंगे तो हम ये लेंगे ना R1 माइनस D1। नहीं नहीं, ऐसे भी कर लो, क्योंकि फिर वो सेम तुम्हें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। फिर अगर तुम इस तरीके से करना चाह रहे हो, फिर M2 में हाँ, भी तुम सेम चीज फिर R2 माइनस D1 हो जाएगा वो भी। तो आंसर तुम्हारा यहाँ से यही बनेगा, ठीक है। हाँ, वो सेम चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। मान लो तुम्हारे पास एक ये बॉडी है जिसका मास 10 kg है, मैं इसको 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक 20 सेंटीमीटर की बॉडी है, 20 kg की एक बॉडी है। अब मुझे बताओ कि हाउ मच 20 kg मूव टू कीप द सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। मैम क्या था क्वेश्चन, रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन है हाउ मच 20 kg मूव 0.1 मीटर। टू कीप COM स्टेशन। तो इसमें भी सेम तुम्हें वही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या? M1D1 प्लस M2D2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो M1 की वैल्यू भी गिवन है, D1 भी गिवन है 2 प्लस M2 गिवन है, और D2 तुम्हें निकालना है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मीटर में पास कन्वर्ट नहीं करना, बस सेंटीमीटर में रखना है इसे। हाँ हाँ, सेंटीमीटर में ले आओ। वन सेंटीमीटर फिर टुवर्ड्स 10 kg। हाँ, तो वन आ रहा साइन है, नेगेटिव आएगा, तो वो उसका क्या आ जाएगा कि लेफ्ट साइड -1 आएगा ना मैम? हाँ, -1 आएगा, है ना। तो वन इसका लिखेंगे, मतलब टुवर्ड्स 10 kg लिखते हैं। इधर आएगा कि इधर तुमने 1 सेंटीमीटर से मूव कराया है। मैम -1 लिखना है मैम, टुवर्ड्स 10 kg लिखते हैं। वो तुम्हारे ऑप्शन में आएगा। कभी भी माइनस और प्लस तो नहीं आएगा, हमेशा यही पूछा जाएगा कि अवे फ्रॉम 10 kg या टुवर्ड्स फ्रॉम 1 kg, है ना, इसी तरीके से आएगा। Okay, तो ma'am. कहाँ है? टुवर्ड्स फ्रॉम 1 kg। अब तो मैम क्वेश्चन जिस यूनिट में हमें गिवन है उसी में हम आंसर निकालना है। तुम्हें ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस मीटर में है या सेंटीमीटर में, ठीक है। ऑप्शंस देख के करना। ओके मैम। ये देखो, अगर आपके पास ये एक बॉडी है 10 kg की, और एक यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है 30 kg की, मैंने क्या किया, इसको 7 सेंटीमीटर से ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इस बॉडी को। फिर से अभी तुम्हें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास है ना जो, एक सेकेंड, हाँ। तो अभी क्या करना है तुम्हें, 30 kg को, मुझे बताओ कि 30 kg को कितना शिफ्ट करें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाए, राइज कर जाए। सेंटर ऑफ मास, यहाँ लिखती हूँ, सेंटर ऑफ मास राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। राइज मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो 10 kg बॉडी को 7 सेंटीमीटर ऊपर करा, जिसकी अब तुम्हें बताना है कि 30 kg को कितना ऊपर शिफ्ट करें या नीचे शिफ्ट करें कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जो है 1 सेंटीमीटर से राइज कर जाए। मैम पहले डिस्टेंस कितना था? क्या पहले डिस्टेंस कितना था मैम? नहीं बता रखा, बस तुम्हें शिफ्ट दिया मैम हुआ है। 2 पॉइंट आ रहा है क्या? 2.3 2.3 आ रहा है मेरा। नहीं 2.3 नहीं,
मतलब आंसर ज्यादा डिफरेंट है या पॉइंट वाला वैल्यू? मैम पूरा ही डिफरेंट है। 0.3। अच्छा, देखो यहाँ पे शिफ्ट तुम्हें दिया हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है 1 सेंटीमीटर तो सेंटर ऑफ मास। मैम तो इसमें 1/50 तो 30 केजी को कितना शिफ्ट करें, फॉर्मूला बेस ही तो करना था। 1/15 सेंटीमीटर। देखो क्या कर रहे हो, फॉर्मूला लगाया तुमने आर, ये इसका m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर गया, रेज कर गया मेरा 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो, मुझे पता है कि शिफ्ट कर गया। m1 कितना है तुम्हारा 10 और r कितना है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, 7 ठीक है। प्लस m2 30 है 30 और r2 मुझे नहीं मालूम, और ये कितना हो गया मेरा m1 प्लस m2 40। तो मैं यहाँ पे इसको 40 कर देती हूँ, तो ये कितना हो गया 40 इक्वल्स टू 70 प्लस 30x। ये हो गया तुम्हारा -30 इक्वल टू 30x। तो x की वैल्यू आ गई -1 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, डाउनवर्ड्स। तो 1 यस मैम। सेंटीमीटर डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया तुमने 30 केजी का, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जब जाके 1 सेंटीमीटर से ऊपर शिफ्ट होगा। ओके मैम। यस मैम। अब देखो, अब ये यहाँ पर जो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी इसमें ये वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर आप लोगों ने एफ नेट 0 रखी है तो ये चीज याद रहे कि तुम्हारा जो एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 रहेगा। मैम एक बार स्लाइड पीछे दिखा दो। ये लीजिए, ओके मैम डन। भाई वो 7 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया। अब तुम्हें शिफ्ट, और तुम्हें शिफ्ट दी हुई है कि वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर राइज कर गया। ये राइज करने का मतलब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैम यहाँ पे आपने वो क्यों नहीं किया, डिफरेंशिएट, है ना, कि आपने वो डी लेके किया था पहले, अब यहाँ पे आपने डी लेके नहीं किया। यहाँ पे देखो ये एक्चुअल वैल्यू है कि अभी जब तुम इसकी वैल्यू 30 केजी की जब -1 रख दोगे ना, जो तुमने शिफ्ट ये लिखा है -1, तो तुम्हें जो RCM की वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें 1 सेंटीमीटर मिलेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन था कि ऑलरेडी तुम्हें बताया गया है कि ये दो सिस्टम है 10 केजी और 30 केजी, एक 7 सेंटीमीटर से ऊपर कर दिया तो सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि M2 को तुमने कितना राइज किया है, तो इस तरीके से सवाल पूछा गया है। और मैम वो पिछले हाँ, वाले में हमने पिछली स्लाइड में m1 d1 प्लस m2 d2 से किया था, लेकिन हमने डेनोमिनेटर में m1 प्लस m2 नहीं डाला था। इस वाले में हमने डाला, ऐसा क्यों? दोबारा इस वाले में डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? इसमें सेंटर ऑफ स्टेशनरी है ना, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, और इस वाले में मूव कर रहा है नीचे वाले में? सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, मतलब ये जो RCM का जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो वो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, 0, इस वजह से। ठीक है। अब एक चीज देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे कि मान लो तुम्हारे पास एक बोट है, ठीक है, इस तरीके से। इस बोट के ऊपर यहाँ पर कोई भी इंसान बैठा हुआ है। ये बोट जो है ये 40 किलो की बोट है, ठीक है। इस बोट की जो लेंथ है ये 4 मीटर गिवन है, तुम्हें ध्यान से सुनो। ये जो आदमी है इसका खुद का वेट 40 किलोग्राम का है, ठीक है। अब एक काम करो, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन दिस मैन कम्स टू द अनदर कॉर्नर। मतलब ये आदमी यहाँ से चल के इस पॉइंट पे आ गया, तो मुझे बताओ कि जो तुम्हारी बोट है ये कितना डिस्प्लेसमेंट, ये कितना मैम डिस्प्लेसमेंट, बोट का कितना वजन है? 40 किलो। ठीक मैम, तो वैसे ही डूब जाएगी क्योंकि 60 किलो का तो आदमी है। मुझे पता था तुम यही क्वेश्चन करोगे, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या तुम्हें वो चीज सोचनी है। अभी ये देखो सिस्टम जो है ये रेस्ट पे है, अभी इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, एफ एक्सटर्नल नहीं है, कोई नेट फोर्स। इसका मतलब जो तुम्हारे पास एफ एक्सटर्नल है वो कितनी है, एफ एक्सटर्नल इस केस में 0 है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो एक्सीलरेट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, तो नो उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास
या तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वही वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या रहने वाली है इसमें, जो पहले जो अभी इनिशियल केस में, वही फाइनल की केस। हाँ, मुझे क्या Constant पता है। अभी। हाँ हाँ, तो कांस्टेंट है तो फाइनली भी वही वही वैल्यू आएगी। तो तुमसे इसीलिए ये पूछा है कि बताओ कि बोट कितना डिस्प्लेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। मैम 1.5 मीटर। What will be the displacement of boat when man comes to another point? और बच्चे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1.5 मीटर। 1.5 और पहले कितना आ रहा था। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी अभी भाई कोई पहले भी कोई फोर्स नहीं था इंटरनली, कोई इंटरनल फोर्सेस हैं जो भी है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वी सेंटर ऑफ मास तुम्हारा 0 है। तुम्हारे पास वी सी ओम का फॉर्मूला एक ही है क्या, m1v1 प्लस m2v2। अच्छा ये लगाने की जरूरत नहीं, तुम आर वाला लगा लो, आर वाला लगाओ, आर सी एम वाला, वही इसी फॉर्मूले से करो, ये डिस्प्लेसमेंट की बात है ना। देखो सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होगा आर, तो कोई इसकी ये कितना हो जाएगा आर सी एम का dt, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी कितना डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं सेंटर ऑफ मास में, है ना। तो ये तुम्हारा कितना आने वाला है 0। तो तुम्हें ये निकालना है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m2r2। अब सपोज करो ये जब इधर मूव करा, ये यहाँ पर मूव करा, तो सपोज करो जो तुम्हारी ये बोट है ये यहाँ पर u वेलोसिटी से शिफ्ट हो गई, ठीक है, डिस्प्लेस हो गई। मतलब मैंने लेट किया है, मुझे नहीं पता कि आगे जाएगी या पीछे जाएगी, मैं मान के चल रही हूँ कि ये पीछे शिफ्ट हो गई विद डिस्टेंस x, ठीक है, x डिस्टेंस से पीछे मूव हो गई। तो अब तुम्हें क्या लिखना है, देखो 60 kg मास मूव कर रहा है आगे, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है 4 मीटर, बट एक्चुअली में वो कितना मूव करेगा बताओ। ये आगे 4 मीटर जा रहा है, बट जो तुम्हारी ये बोट है ये पीछे एक्स की तरफ, पीछे एक्स डिस्प्लेस, तो कितना डिस्प्लेस करेगा माइनस 4 माइनस एक्स, है ना, 4 माइनस एक्स। क्योंकि जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, जो मैं बोल रही हूँ कि देखो 60 kg जो ये इंसान है ये डिस्प्लेस किया, ये किसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है 4 मीटर, जो इस बोट पे बैठ के देख रहा होगा, है ना। पर अगर मैं यहाँ ग्राउंड पे बैठ के देख रही हूँ तो मेरे लिए तो भाई ये बोट भी मूव कर रही है पीछे। तो देखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू, मैं बोट लिखती हूँ, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो याद रखो मैम -7/6 आएगा आंसर, -7/6 मीटर। -7/6 पॉइंट्स में बताना। पॉइंट्स में बता रहा हूँ 1.1। नहीं, एक सेकंड मैम दोबारा। तो ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, एक बार ये समझ लो क्या कह रही हूँ। देखो बोट के लिए जो ये इंसान है ये 4 मीटर चल रहा है ना, बट अगर मैं ग्राउंड पे बैठ के देख रही हूँ तो जैसे ही ये इंसान मूव करेगा तो बोट भी डिस्प्लेस करेगी। तो मैंने माना जो बोट डिस्प्लेस कर रही है वो पीछे की तरफ एक्स से डिस्प्लेस कर गई, एक्स मीटर से, ठीक है, एक्स मीटर से डिस्प्लेस कर गई। अब ये याद रखो कि जो तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट लेनी है ना, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेनी है, टेक डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन की कितनी डिस्प्लेसमेंट आई, मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट आगे मूव कर रहा है तो ये 4 हो गई, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है, मुझे नहीं पता बोट कितना मूव करिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखो एक्स, पर डायरेक्शन क्या है लेफ्ट, तो वो क्या हो जाएगी 4 प्लस एक्स, ये सॉरी ये क्या हो जाएगी प्लस एक्स। तो यहाँ से bmg कितना आ गया तुम्हारा 4 माइनस एक्स। बोलो यहाँ तक कोई गड़बड़, मैंने डायरेक्शन ले लिया था एक्स का, क्योंकि लेफ्ट में है तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब सिमिलरली देखो बोट का, तो बोट के पास
मास कितना है 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लिखा। R2 किसका डिस्प्लेसमेंट है, बोट का। तो बोट देखो बोट का। लेफ्ट में x मूव करिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, प्लस एक्स और माइनस एक्स। माइनस मूव एक्स। करिए। हाँ डायरेक्शन मैम देखो यहाँ 1.4 मीटर आएगा पक्का। नहीं, अब डायरेक्शंस देखो यहाँ पे, एक अगर जो चीज डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, अगर तुमने राइट को पॉजिटिव में लिया है तो लेफ्ट को नेगेटिव में लेना। जैसे 4 राइट में था तो मैंने +4 लिखा था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा -x = 0। अब सॉल्व करो। मैम नीचे नहीं लेंगे क्या, m1 + m2 नहीं लेंगे? हाँ नीचे भी तो भाई लेंगे m1 + m2। ले लो m1 + m2 इनटू में। r उसी में कितना हो लेना है। जाएगा, RCOM कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। हाँ RCOM मैंने ये पहले यही तो बताया था कि जब तुम इसका वो करोगे कि मैंने 60 को 4 मीटर से शिफ्ट कराया, मैं शिफ्ट की बात कर रही हूँ, है ना, शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो तुम्हारा RCOM में कितना शिफ्ट आया, RCOM में शिफ्ट कितना आया ये बताओ। चलो m1 + m2 भी ले लिया, पर RCOM में जो तुम शिफ्ट, जैसे R1 था, R1 में कितना शिफ्ट आया 4 - x, R2 में कितना शिफ्ट आया -x, तुम्हारा RCOM में कितना शिफ्ट आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही, हाँ एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो RCOM में कोई चेंज नहीं आया, यही तो सवाल था। हाँ तो RCOM में कोई चेंज नहीं आया, तो तुम यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 240 = 100, तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2.4 सेंटीमीटर। मैम मैं इसमें ना वो कर रहा था, डिनोमिनेटर में m1 + m2 ले रहा था, तभी मेरा आ रहा था। मैं तुमने RCOM क्या लिया, एक सेकंड, RCOM क्या लिया, RCOM मैंने 0 नहीं लिया, हाँ -1 तो ले कुछ लिया। तो वैल्यू रखी होगी, मतलब m1 + ये देखो फॉर्मूला m1 + m2 ये हो गया ना, 60 दिया था वो मैन का, और वो जो बोर्ड का दिया था 40, तो नीचे मैंने m1 + m2 लगा दिया। व्हाट इज r की वैल्यू क्या रखी, एक सेकेंड मैम 1 मान लिया मैंने। हाँ क्यों अच्छा भाई कौन सी, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये जो भी जितनी भी फोर्सेज है ना, ये इंटरनल फोर्सेज है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो तुम्हारा जो मास है ना वो शिफ्ट नहीं होगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले लगा रही हूँ ये शिफ्ट वाले हैं, देखो मैंने क्या बोला कि 60 kg जो इंसान है उसको मैंने शिफ्ट किया 4 मीटर, तो बोट कितना शिफ्ट करेगी वो सवाल था, तो बोट का तुमने सब निकाल लिया, और तुम्हें पता था कि अभी कोई फोर्स नहीं है, तो RCOM तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो वो शिफ्ट कितना हो गया 0। ऐसे ही जो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें देखो खुद तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वैल्यू गिवन है कि भाई वो राइज करा है 1 सेंटीमीटर से, मतलब देयर इज सम शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कुछ वैल्यू मास का। तो अभी किसी को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, हम 2.4 कैसे आया, अभी हो गया मैम, हो गया मैम, नो मैम। तो 2.4, तो इसमें बस यही ध्यान रखना, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, बोट मैन प्रॉब्लम, ये इतने डिस्प्लेसमेंट हुआ या इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां पे तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है और शिफ्ट 0 रखना है। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो शिफ्ट में चेंज पूछेगा, तो RCOM का जो शिफ्ट है वो तुम्हें 0 रखना है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, बस ये 2 चीज याद रखना है अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं गिवन है। अब आओ एक और क्वेश्चन करो इसी तरीके का, देखो अभी मैं क्या करती हूँ, अब 3 इंसान ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर ये तुम्हारी मतलब एक बोट है, बोर्ड पे 3 आदमी, 2 आदमी, एक ये ठीक है। बोट ये 40 किलो की है, एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसका खुद का वजन 50 किलो है, और एक इंसान यहाँ बैठा हुआ है, इसका वजन 60 किलो है, और ये बोट की अभी भी लंबाई वही ले लेते हैं, लेंथ 4 मीटर है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये दोनों ना बीच, यहाँ पे बीच में मिलेंगे, ठीक है, सेंटर पे दोनों, पर ये वाला ए है जो ये भी बीच में आ रहा है, बी है जो ये भी बीच में आ रहा है,
तुम्हें बताना है कि जो तुम्हारी बोट है कितना डिस्प्लेस कर जाएगी। ठीक है मैम। ए और बी दोनों सेंटर पे आ रहे हैं और तुम्हें मुझे बताओ कि बोट कितना डिस्प्लेस करेगी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैम ऑफ 0.4 मीटर। ना, करो इसको आराम से, जब तक सही आंसर नहीं आएगा जब तक नहीं करानी है, तब सबके आंसर्स आने चाहिए। करो, बोलो। बोट की डिस्प्लेसमेंट लेट कर लो किसी भी डायरेक्शंस में। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। नो no, 1 मिनट रुको जरा, करो कुछ। कितने कितने आए? मैम 1.1 माइनस 1.3। मैम माइनस 0.267 आ रहा है मैम मीटर्स में। ना। 1.3। हाँ, ये कौन है? 1.3 नहीं, थोड़ा चेक करो। वेरी गुड। 13 सेंटीमीटर टू द राइट। 13 सेंटीमीटर एकदम सही आंसर है। वाह, वेरी गुड। अमित ने निकाला है। बाकी के नंदिनी का भी आ गया। माइनस होगा ना? हाँ, माइनस। ठीक है। और किसका आया? नैन्सी का भी आ गया। वेरी गुड नैन्सी। नैन्सी ने बस थोड़ा साइन में गड़बड़ कर दिया। वेल डन, वेरी गुड। हाँ मैम वो माइनस का था, सॉरी। हाँ, तो अभी देखो ये इधर जाएगा 2 मीटर और ये इधर आएगा 2 मीटर। तो देखो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल मूवमेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो फिर से तुम्हें वही फॉर्मूला लगाना है। तो देखते हैं जो 50 जो मूव कर रहा है वो आगे, मैं मान लेती हूँ मेरी जो बोट है यहाँ मूव करी है x मीटर से। तो 50 की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं क्या लिखूंगी? 2 माइनस एक्स। बी की डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगी? 60। और देखो जो ये 2 मीटर्स है ना, ये लेफ्ट की तरफ है, तो मैं क्या, ये होना चाहिए तो तुम लिखते तो 2 माइनस एक्स। बट देखो ये 2 भी खुद भी लेफ्ट में है, तो इसको भी क्या लिखूंगी? -2 माइनस एक्स। अब देखो बोट को मत भूल जाना, तो बोट को भी लिखो कितना? 40
माइनस एक्स, माइनस ये तीनों का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें लिखना था। तो अभी कितना बना, करो 100 माइनस 50x माइनस 120 माइनस 60x माइनस 40x। ये जो भी ये कितना आ गया, ये तो 50 60 40 और ऐड कर लो इनको, 100 माइनस माइनस 100। माइनस 180 माइनस क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स है ना, मैम ये एक्स वाली टर्म तो माइनस 160 हो जाएगी ना? एक्स वाली तो हो गई तुम्हारी, कितनी हो गई, माइनस 160 एक्स। हाँ माइनस 160 एक्स हो गई है ना। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 220, 100 माइनस 120 है ना वो, 100 तो माइनस 20 होगा ना? मैम ये तो तो ये हो माइनस गया तुम्हारा 130 हो जाएगा ना। ये माइनस 160 कैसे आया, 130 ये मैम माइनस माइनस 120 है ना, 130 100 होगा। माइनस 120 तो माइनस 20, ये कितना हो गया, 90 और 6 9 10 12 13 15, ये 50 आएगा। यस मैम। बस 0, तो कितना हो गया, x की वैल्यू माइनस 2/50। ठीक है, एक हरा आ रही है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, हमने डायरेक्शन गलत मान ली है ना, हमने जो डायरेक्शन ली Yes, थी ma'am. गलत ले ली, तो इसका मतलब बोर्ड जो है वो इधर मूव करेगी। तो ऑप्शन अगर आए तो 2/15 लेफ्ट, 2/15 राइट, तो वो देख लेना, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब तो तुमने डायरेक्शन ली है वो गलत है, तो 2/15 आगे मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 करो। मान लो ये वेज है जिसका मास 10 m है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका खुद का मास m है। अब ये है जो 2.2 मीटर्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो ये वेज है ये कितना मूव करेगा, मतलब जब वो फिसलेगा तो कितना पीछे जाएगा? हाँ वेज मूव करेगा ना, हाँ। बताओ। और देखो अभी कोई और एक्स, इसमें क्या, मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई और फोर्स लग रही है, नो मैम, मैम फ्रिक्शन लगेगा वो ब्लॉक जब नीचे मूव करेगा तो? नहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। और सुनो, यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती सिंपली केस में, बट मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि नो ग्रेविटी, कोई ऐसे कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, तुमने Yes, कुछ ma'am. किया ये आ रहा है। मैम ये जिस वो प्लेन से स्लाइड करेगा हाइपोटेन्यूज से, तो वो हमें डिस्टेंस लेनी जरूरी है? देखो डिस्प्लेसमेंट देखो कि एम कितना डिस्प्लेस हुआ है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देखनी हम्म। हाँ, क्वेश्चन दोबारा explain इस वेज की हाइट क्या होगी? हाइट नहीं गिवन है, मतलब हाइट नहीं गिवन है, तो ये यही वाला डिस्टेंस बोल रहा है कि ये वाला डिस्टेंस लेना है, कितना वेज कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा वो आ जाएगा। वही लगा दोगे कि तुम्हारा एम जो है ये एक्स मूव कर रहा है और ये आगे मूव कर रहा है 22 मीटर, 2.2 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट कभी भी ये नहीं हो सकती कि जो तुम्हारा वेज है वो एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है और तुम्हारा जो एम है वो डिस्प्लेस हो रहा है वाई में, और तुम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हो, तब ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम्हें ये एच दी हुई होती और तुम यहाँ पे एच यूज कर रहे होते तो ये फॉर्मूला जो तुम लगा रहे होते वो गलत हो जाता, क्योंकि तुम्हें भाई एक्स का एक्स आरसीएम देखा है ना कि एक्स का एक्स में लिखते हैं कोऑर्डिनेट, वाई का वाई में लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो ये जो तुम्हारा एम है इसकी डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें इसी डायरेक्शन में गिवन है, एक्स में कितनी, कि एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है इस वाले एम की वो 2.2 मीटर है। तो अगर एच तुम्हें क्वेश्चन में भटकाने के लिए भी गिवन है तो वो मत लिखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।
मैम देखो, 0.2 मीटर्स। ऐसे लिखते हैं ना, x COM निकालते हैं, फिर y COM अलग अलग निकालते हैं। अगर तुमने x में तुमने हाइट लिख दी, m के केस में तुमने यहाँ पे h लिख दिया, तो ये y का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फिर गलत ही हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 2 मीटर्स। हाँ, तो x कितना आया? 0.2 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखना कि h अगर गिवन भी है तो मत ले लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, मान लो 37 डिग्री। एक और कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ये खुद 1 kg है, ठीक है, और ये भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है तुम्हारा 37 डिग्री। अब मान लो कि ये दोनों पार्टिकल एक सिस्टम है, ठीक है, दोनों पार्टिकल एक सिस्टम है, तो मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम मैम मान लो इसमें बीकॉम निकालना है, तो इसमें थीटा भी दिया हुआ है, तो थीटा का कुछ फायदा है इसमें, क्योंकि फॉर्मूला में तो थीटा दिया ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूला में थीटा नहीं दिया, ठीक है, तो हम थीटा भी पुट नहीं करेंगे, नहीं। तो 15/2 आंसर है। 2 कैसे मिनट में किया? अभी कर रहा हूँ जरा। हाँ जतन करो। हम तो कैसे करेंगे, थीटा डालेंगे नहीं डालना? देखो, ये कह रहा था कल, सभी बच्चे सुनो, ये कह रहा था कि मैम मैं कल पढ़ के आऊंगा। तुमने पढ़ा होगा तो अभी मैंने यहाँ पे भी बताया कि x का और y का अलग अलग निकलेगा। तो जो वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी भी x कंपोनेंट अलग करो और y कंपोनेंट अलग करो, दोनों के फिर निकालो, ठीक है। एक काम अच्छा। करो, हाँ, कि जो ये पार्टिकल सपोज करो a और ये b है, इनकी पहले x वेलोसिटीज लिखो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो कि x में कितना मूव कर रही है, फिर निकालो कि y में कितना मूव कर रही है, फिर दोनों का नेट निकालो, रिजल्टेंट, नेट नहीं रिजल्टेंट बोले, रिजल्टेंट निकालो। ठीक। मैम वेलोसिटी निकालनी है ना? क्या निकाले? पहले निकालो v कॉम x में कितना है। x में एक तो यहाँ पे आएगा कुछ भी, इसकी जो वेलोसिटी vx की आएगी, यहाँ पे इसकी एक वेलोसिटी आएगी vy में। सिमिलरली v वाले पार्टिकल की यहाँ पे vx आएगा और यहाँ पे vy आएगा। तो यहाँ पे ma va प्लस mb vb, तो ये x की है, और ये m1 प्लस कॉस वाला m2। लेंगे, एक्स में कॉस। हाँ, तो कॉस कॉम्पोनेंट देखो, ma का मास कितना है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। वेलोसिटी एक, यानी मैं x में निकाल रही हूँ तो vx लिखूंगी, इस वाले का कितना है 5 cos 37। फोर बाय 5 होगा cos 37, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे 4 प्लस, अब इस बी वाले पे आ जाओ, इसकी खुद का पार्टिकल का मास 1 kg है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, ये 37 निकालो कितना आ रहा है। इसका 8 आएगा, टोटल प्लस करके 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना 6 आ जाएगा। वेरी गुड। टोटल मास कितना हो गया 2 और ये आ गया 6, मतलब तुम्हारा x में तो इतना है। y में निकालो अब VCOM y। मैम 8। y में मैम ये Yes, दोबारा ma'am. बता दो। मैम ये जो VA और VB वाला है ना, वो समझ नहीं आया। देखो, जो b पार्टिकल है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर मैं x कंपोनेंट ले रही हूँ तो b का भी x कंपोनेंट लिया, तो 10 का vx में कितना आएगा 10 cos 37, ठीक है, 6 के बराबर होगा 8 के।
4.5 आ रही है y डायरेक्शन में, सही है मैम? नहीं मैम देखो, 1.5 है हाँ वेरी गुड दीपांशु, मैम वो नेगेटिव y एक्सिस में। नेगेटिव, और जो वेरी मैम गुड, साइन में आता है 10 साइन 37, तो वो 4 होता है। अभी एंगलों में कंफ्यूज हो, देख लो तुम, अभी एंगल में कंफ्यूज हो कि 37 डिग्री कितना, cos 37 होता है तुम्हारा 4/5। अच्छा, उससे सॉरी मैम, समझ गई समझ गई। अब m में y में देखो कितना है, मास तो 1 है, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बी वाई में तुम्हारी ये साइन, तो साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5। 3/5 सॉरी। तो ये 3/5, तो 3 हो गया ये, ठीक है। अब देखो जो y कंपोनेंट है b का वो नेगेटिव y एक्सिस में है, तो डायरेक्शंस का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू 10 साइन 37, तो 10 साइन 37 कितना बनेगा 10 6 है ना, ये आ गया 6 अपॉन 2, कितना आया -1 -3/2, -1.5। यस मैम। यानी तो जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, -5 ये सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड है ना, हाँ मीटर, ये तुम्हारा इतना मीटर। तो ये तुम्हारी आ गई आई कैप, और जे कैप में तुम इसके बाद क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन करो, क्लियर है, यहाँ से आगे ये बढ़े क्वेश्चन आप कहाँ से दे रहे हो? हैं। ये क्वेश्चन कहाँ के है? को हम आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्वेश्चन आप कहाँ से देते हो? अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, मान लो एक ये पुली है, ठीक है, ये पुली से यहाँ पे एक मास है, जिसका मास है मान लो m, एक ये वाला मास है जिसका मास है 2m, ठीक है। ये क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। अब एक्सीलरेशन पे आ जाओ, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विद डायरेक्शन बताना है। चलो, और ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी। हाँ जब भी एक्सीलरेशन है, एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना, तो यहाँ पे इसीलिए सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन पूछी। मैम मासलेस पुली है ना? तुम्हारे लिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, ACOM का फॉर्मूला होगा A1m1 प्लस A2m2 अपॉन, मैम रूफ्स पे टेंशन भी होगा ऑफ कोर्स, हाँ तो टेंशन इंटरनल फोर्स है ना, उसका तो लेना तो देना निगलेक्ट नहीं। कर देंगे। हाँ मैम स्क्रीन हट गई क्या? G/3 आगे ACOM। करो, हाँ G/3, फिर आगे करो, आगे का प्रोसेस करो। COM तो निकालना था, ACOM। आगे का प्रोसेस जारी रखो, आगे क्या निकालना है मैम? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। वही तो निकाल दिया। नहीं वो नहीं निकाला, आधा प्रोसेस किया है। देखो जो तुमने G/3 निकाला है ना, जैसे अभी जी अगर मैम। हाँ जो भी तुमने ये टेंशन लगाई, ये इसका जो भी ये किया, ये mg मास यहाँ पे आया और यहाँ पे ये 2mg आया, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है कि इस वाले ब्लॉक का मास ज्यादा है 2m, तो ये इस तरीके से मूव करेगा, है ना, इसकी एक्सीलरेशन ऐसे आएगी इस ब्लॉक की,
और इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन ऐसे आएगी, है ना, कि भाई एक जो 2 वाला मास है वो हैवी है तो वो नीचे खींच लेगा, m वाला ऊपर चला जाएगा, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आ गई। तुमने एक्सीलरेशन निकाली बाय NLM जो भी है न्यूटन लॉ से, कितना आ रहा है g/3, है ना, ये आया। मैम तो मेरा अभी तो यहाँ ACOM आया था G/3। नहीं, ये एक्सीलरेशन तुम्हारा कितना आया, ये g/3 आया, ये तुम यहाँ से निकाल लोगे ना, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास करके, तो कितना आएगा तुम्हारा ये g/3। तो ये एक्सीलरेशन आई अभी इन ब्लॉक्स की, ठीक है, ये इन ब्लॉक की एक्सीलरेशन। अब मैं पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या आएगी, तो कैसे निकालोगे, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। A1 क्या मान लो ये वाला ब्लॉक है जिसका मास 2m है, इसकी एक्सीलरेशन देखो डाउनवर्ड्स में है, तो क्या लिखो -g/3 विद डायरेक्शन लिखो, प्लस A2 का मास, ये A2 कितना है ऊपर की तरफ, तो मैं इसको प्लस g/3 लिख देती हूँ, और इसका खुद का मास है m, अपॉन कितना मास हो गया मेरे पास 3m, तो देखो कितना आ रहा है वैल्यू, ये कितना है, ये g/3 है ना मैम -1.1। g/9 आ रहा होगा ना, g कहाँ हटा दिया, g की वैल्यू g में ही रखो। मैम जी की वैल्यू मैंने 10 कर दी। हाँ तो ये माइनस का g/9, देखो ये 2m g/3 है, तो ये माइनस का तुम्हारे पास gm/3 बचेगा, और एक 3m यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे नीचे है, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर आया -g/9, ठीक है। तो अब ये g/9 माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास g/9 से नीचे की तरफ मूव कर गया, एक्सीलरेट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा आंसर एक्चुअल। तो ये चीज याद रखना, ये पुली वाले क्वेश्चन ऐसे कई बार आ जाते हैं और g/3 पे बच्चा आंसर छोड़ के आ जाता है, तो इसमें आगे भी यहाँ पे विद डायरेक्शन पुट करना है तुम्हें, ठीक है। ओके मैम। अब एक वो वाले क्वेश्चन देख लो कि जिसमें मास को एक इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर भूल गई क्या चल रहा है, 8 ना 8 क्वेश्चन क्वेश्चन एक सेकंड मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं, उसमें है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सारा देखो यहीं से उठाया है, इसमें कॉन्टिन्यूअस बॉडीज वाले भी हैं, अगर देखो उनको एक बार देख लेना, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज वाले। कौन सा क्वेश्चन करा रही थी मैं, ये वाला, कि जिसमें क्या होता है कि कुछ एरिया या मास रिमूव कर देते हैं किसी रिजिड बॉडी का, फिर पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो द रिमेनिंग पोर्शन वो कहाँ पे लाई करेगा। जैसे कि क्या है, पहले तुम्हारे पास ये था पूरा का पूरा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में था और ये तुम्हारे पास है वाई एक्सिस में, ठीक है। इनिशियली हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पूरे सिस्टम का जो वो है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, वो मान लो यहाँ पे इसके सेंटर में होगा ओ कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। अभी क्या किया, इसमें तुमने ये वाला जो पोर्शन है ये रिमूव कर दिया जिसका रेडियस तुम्हें दिया हुआ है a, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जो मास जो रिमूव किया है ना उसका भी देखो सेंटर ऑफ मास फिर कहाँ लाई करेगा, जब पूरे कंप्लीट का सेंटर पे था तो जो मास तुमने रिमूव किया है उसका भी कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे इसके सेंटर पे। और इसका सेंटर कितना होगा, अगर इसका रेडियस a है तो इसका डायमीटर a है a/2, है ना। तो बड़े वाला जो स्फीयर है इसका डायमीटर, इसकी रेडियस a है, और जो छोटा वाला है उसकी रेडियस कितनी है तुम्हारे पास a/2 है, और ये तुम्हारे पास a है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि पहले तुम्हारे पास ये पूरा ये स्फीयर था जिसमें पूरा टोटल मास भरा हुआ था ना, इसमें पूरा टोटल मास m है। अब तुमने क्या किया, इतने एरिया में नेगेटिव मास लाके रख दिया, समझो, तो नेगेटिव मास लाके रख दिया तो m और -m एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो या नहीं यहाँ पर अभी जो ये वाला एरिया है यहाँ कुछ नहीं है, दिस इज यहाँ पे कुछ नहीं है, ये
ये होलो है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यही है कि अगर इतने मास में से मैंने ये इतना एरिया निकाल लिया तो मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास अब कितना होगा एक्चुअली, जो पहले ओरिजिन पे रखा हुआ था सेंटर ऑफ मास, तो कितना शिफ्ट कर गया या अभी कितना है, तो ये सवाल है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, ऐसे वाले सवालों को कैसे करते हैं। मास के टर्म्स में लिख लो कि पहले जो पूरी बॉडी थी उसका मास है m, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस कोऑर्डिनेट पे है, वो m1 x1। अब देखो जो तुमने यहाँ पे ये अब क्या लिखना है, जो ये तुमने मास रिमूव किया है, ठीक है, जो मास रिमूव हुआ है वो इसमें से माइनस कर दो। अब जो x2 यहाँ पे लिखोगे वो x2 ध्यान से सुनो, वो x2 क्या है, ये वो रिमूव्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगर तुम अलग से देखो, जैसे मैंने ये अलग से बनाया हुआ है, ये रिमूव्ड बॉडी की जो रेडियस थी ये a/2 है, ठीक है? तो रेडियस a/2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके यहाँ पे लाई करेगा, जो कि इस कैपिटल बॉडी की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, a/2। अपॉन में क्या लिखना है तुम्हें, m1 माइनस m2, ठीक है। तो ये मास है। अब कई बार तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एरिया। कैसे करते हैं कि मास पर यूनिट एरिया, इसको क्या मान लेती हूं मैं, सिग्मा, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया मेरा कितना है, सिग्मा। तो मास को क्या लिख देती हूँ, देखो सिग्मा ए। तो अगर मैं यहाँ पे m1 को सिग्मा ए लिखूं, ऐसे सिग्मा a1 x1 माइनस सिग्मा a2 x2 अपॉन सिग्मा a1 माइनस सिग्मा a2। तो भाई सिग्मा तो सबके लिए सेम है, क्योंकि जो ये पार्ट रिमूव किया गया है ये है तो इसी बॉडी का पार्ट। तो जो ये पार्ट रिमूव किया गया है इसको कैसे निकालोगे कि मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है और इस बॉडी का एरिया, इस रिमूव्ड बॉडी का एरिया देखो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है इस रिमूव्ड बॉडी का, बताओ, a/2 स्क्वायर। तो ये तुमने इस बॉडी का क्या लिख लिया, मास लिख लिया। अभी मैं समझा रही हूँ आगे। तो अभी सिग्मा से ये सिग्मा हट सकता है, तो एक फॉर्मूला क्या आ गया तुम्हारे पास, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। देखो इस तरीके से। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। ये मास वाला तो बहुत रेयर यूज होगा, जो मेन फॉर्मूला तुम्हारा यूज होगा ये फॉर्मूला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतना मास रिमूव कर दिया गया है, मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास की अब पोजीशन कितनी है। तो अभी एक बार ये फॉर्मूला देख लिया सभी ने। अभी इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैम x क्या है, a क्या है, तो अभी पूछो। हाँ बोलो। मैम ये एरिया के लिए है या फिर मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए, जो ए वाला a फॉर्मूला? तो एरिया है, a इज द एरिया ऑफ द बॉडी। a1 क्या है, पूरी कंप्लीट बॉडी का एरिया। a2 है जिस बॉडी को रिमूव किया गया है, ठीक है। ये देखो भाई, पूरी बड़ी बॉडी में से मैंने छोटी बॉडी को निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ माइनस हो रहा मास, है ना, हाँ तो माइनस करेंगे। उससे निकल रहा है मतलब। तो अभी देखो, अब एक बार मैं तुम्हें करके बताती हूँ। a1 पूरी बॉडी का एरिया है। मुझे बताओ पूरी बॉडी का एरिया कितना है, सब बोलेंगे साथ साथ में। मैम पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बड़ी वाली बॉडी का, मैम ए। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब पाई ए स्क्वायर। अब इसका मुझे बताओ कि x1 क्या बोला था मैंने, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे क्या हाथ पे दिया हुआ है, ओ पे, तो ओ तुम्हारा ओरिजिन है, तो इसका x1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ओरिजिन, तो ये 0 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइनस a2 किसका एरिया है, जो बॉडी रिमूव करी गई है, उसका एरिया बताओ, पाई a अपॉन 2 का का स्क्वायर। स्क्वायर। पाई a/2 का स्क्वायर, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है, a/2। अब कोऑर्डिनेट x1 क्या है, उस बॉडी को इंडिविजुअली देखो। अब कि उस बॉडी को जब इंडिविजुअली देखोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, पर ये सेंटर ऑफ मास बड़ी बॉडी से कितना दूरी पे है, देखो a/2, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे क्या लिखती हूँ, a/2 अपॉन में a1 माइनस a2। तो सीधा क्या लिखोगे, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
A1 X1। अब बस Okay, चीजें ma'am. जो ध्यान रखनी है, ए हमेशा बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस करना है, और X1 क्या है, उसका कोऑर्डिनेट जो बड़ी बॉडी का सेंटर ऑफ मास था, ध्यान रखो। अगर पूरा एक्चुअली में देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं कि पूरी बॉडी का जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास था वो X1 था। X2 क्या है कि जो बॉडी रिमूव करी गई है उसका सेंटर ऑफ मास है ना, उसका सेंटर ऑफ मास है। तो तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के? देखो -a/6 आ गया, तो -a/6 मुझे बताना एक बार यहाँ पे किधर होगा, यानी सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है जहां पे ज्यादा मास होगा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो देखो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इधर की तरफ। मैम माइनस है डायरेक्शन में ना, माइनस है ना, तो माइनस का मतलब सिंपल सी बात है, माइनस तो होगा ही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किसके क्लोजेस्ट रहता है? हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट के, है ना। सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज रहेगा? हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट के। जैसे हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जो डीएससी वाले बच्चे होंगे वो सेंटर ऑफ मास पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि एक तरफ ऐसे तुम एक वो ले लेते हो, स्टिक सी ले लेते हो, एक तरफ वुडन का ब्लॉक लगाते हो और एक तरफ स्टील का ब्लॉक लगाते हो। तो सिंपल सी बात है, किसका मास ज्यादा होगा? स्टील की बॉल का। तो जो स्टील की बॉल होगी उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास तुम रीडिंग्स में कैलकुलेट करते हो, एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास जो होगा हैवियर ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो, इसलिए ये माइनस का साइन, यहाँ पे देखो ऑप्शन में माइनस का साइन आ रहा है, क्योंकि ये ओरिजिन के इधर शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ। तो कितना शिफ्ट हो गया कोऑर्डिनेट से यहाँ पे a/6, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रिमूव्ड वाले क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r यानी बाय एक्सिस में आएगा 2r/5। फिर डिस्क का कितना आएगा? 4r/3/5। फिर सेमी स्फेयर का निकालते हैं विच इज r/2। ये सॉलिड स्फेयर का 3r/8। देखो ये तुम्हारे मेंस में बहुत कम होता है कि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन का, बट एडवांस में तो देखो यहीं से क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ये है, आगे तो कर चुके हैं। अब आ जाते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और जिसमें हम लोग रिमूव करते हैं बॉडी को। ये क्वेश्चन तो भाई मैंने करा दिया। अब एक बार थोड़ा सा इलास्टिक उसका देख लेते हैं, कोलिजन वाला, है ना। कोलिजन देख लेते हैं। देखो कोलिजन देखने से पहले चलो एक बार एक क्वेश्चन और कर दो, एक अच्छा सवाल है ये, तो कर लो। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये m, इस ऑब्जेक्ट का मास है, चलो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10m। और इसका बताना है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ये स्मॉल m, तो इसकी फाइनल यहाँ पर जो आएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। ये जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, और ये मान लो जब ये इधर v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी, भाई इसमें ना मुझे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा वरना तुम नहीं कर पाओगे। टाइम कम है हमारे पास, चलो छोड़ो, बाद में करेंगे अगर समय मिलेगा तो। कोलिजन पे आ जाओ क्वेश्चन। कॉलिजन में देखो क्या होता है, फटाफट समझते हैं कॉन्सेप्ट, हमारे पास अभी तो समय है। कि अगर मान लो तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू किसी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, और कोई तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है, u1 u2, इसका मास मान लो m1, इसका मास मान लो m2। अगर कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है बताओ? एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस मैम, एनर्जी लॉस नहीं होगी। और दूसरा तुम्हारे पास एनर्जी, है ना, कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी पूरे सिस्टम की उतनी ही फाइनल में रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक तुम्हारी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी, सॉरी टोटल नहीं काइनेटिक, क्योंकि टोटल तो तुम्हारी हर केस में कंजर्व रहनी है, यस काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी। तो इसमें ये दो चीज तुम्हें लगानी है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं हम लोग E,
तो देखो ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्वेश्चन करेंगे, मैं बस जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। तो एक चीज होती है ई, जिसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, बोलो, अप्रोच अप्रोच अप्रोच। वेरी गुड। अब मान लो ये पार्टिकल्स आफ्टर कोलाइड, मतलब कोलिजन हो गया, फिर फाइनली ये मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v1 से, और ये मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v2 से, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। ये भी इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, या ये भी इधर v2 वेलोसिटी। तो सेपरेशन की वेलोसिटी हुई कि बिफोर आफ्टर कोलिजन v1 और v2। तो इसको कैसे लिखोगे, v1 माइनस v2, सॉरी ये होगा v2 माइनस v2 माइनस v1। अब v2 किसकी वेलोसिटी है, ध्यान दो, m2, और ये हो जाएगा तुम्हारा u1 माइनस u2। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा हमेशा सेम यही रहेगा, बस डायरेक्शन देख लेना। यहाँ पे जो है u1 और u2 सेम डायरेक्शन में है, अगर एक बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये चीज याद रखना। अब देखो जो तुम्हारा इलास्टिक कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो इस केस में तुम्हारे पास v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से निकालोगे, और जो दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन जो निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आएगी यहाँ से, तब तुम्हें सवाल सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, एक ये तुम्हारे पास पार्टिकल है m जो कि 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये तुम्हारे पास एक पार्टिकल है 2m जो यहाँ पर आके v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मुझे बताओ, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ पार्टिकल्स। चलो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्व करके निकालो, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। हमेशा ऐसे ही करना है जब भी ऐसे इस तरीके का सवाल आए। तो देखो मेरे साथ साथ मोमेंटम कंजर्व करो। m के पास कितनी वेलोसिटी है इनिशियली, 2v। 2m के पास कितनी वेलोसिटी है भाई, चले गए क्या सारे, चले गए मैम वी माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस v। ठीक है। फाइनली मान लो कि m के पास जो वेलोसिटी है वो v1 आएगी, और 2m के पास जो वेलोसिटी आएगी वो v2 आएगी, ठीक है। इस तरीके से मान लो। तो अब ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये तो 0 हो गई टर्म, और ये आ गया m v1 प्लस m 2m v2। इक्वेशन 1 हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, क्या फॉर्मूला था, v1 माइनस v2, v2 माइनस v1 v2 माइनस v1, u2 माइनस v1 माइनस v2। हाँ, तो अभी यहाँ पे लगाओ v2 कितना है, हमने लेट किया हुआ है v2 है, v1 कितना है, v1 है, u1 कितना है हमारे पास 2 2u v है ना, यहाँ पे तो v लिखेंगे, 2v देखो कितना है v, तो यहाँ पे ये आएगा प्लस का v, ठीक है। डायरेक्शन देख लो, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने अपोजिट में लिख दिया 2v। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने बोला है कि मान लो इलास्टिक कॉलिजन से, ठीक है, इलास्टिक, बस। तो अब तुम्हें दो इक्वेशंस मिल गई यहाँ से कि v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 3v, इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ से देखो m को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई। फाइनली तुम v1 और v2 यहाँ से फाइंड कर सकते हो, राइट। तो फाइनल वेलोसिटीज जब भी निकालनी हो तो दो इक्वेशंस बनेंगी जो कि ऐसे बनानी। अब देखो दूसरे तरीके का, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ये तुम्हारे पास बॉडी है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये वेलोसिटी है जिसका मास सेम है, ये रेस्ट पर है। मैं फाइनल वेलोसिटीज बता रही हूँ कि इसकी मान लो फाइनल वेलोसिटी v1 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है। क्या गिवन है तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स
after collision is 3/4 of initial. Initial kinetic energy. Find coefficient of rest. वही दो इक्वेशन बनाओ और ई की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट क्लास में कोलिजन के और क्वेश्चंस देखेंगे और जो एक्सप्लोजन्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। हाँ, तो सैटरडे को उसकी क्लास होगी। कल तो क्लास नहीं है ना तुम्हारी? नो मैम, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मैं मॉड्यूल से ही कर लेना, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मोमेंटम से क्या है? ये हो गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है तो यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। तो ई की वैल्यू बताओ कितनी आई है? हम कर लें 2 मिनट। करो, फाइनल आंसर बताओ सभी। प्रियांशी हुआ? आप बता दो जरा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है आंसर में। नहीं, क्यों गड़बड़ हो रहा है? बहुत आसान है। क्यों हो रहा है गड़बड़? करो अब बताने किसी कहाँ का तो गलती आया हो रही होगा। है। जतिन आया? जतिन जी मैम, मैं ही कह रहा था अभी, थोड़ी गलती होगी थोड़ी सी अभी। आंसर गलत आ रहा है मैम, तो आंसर तो आ ही नहीं रहा। अमित क्या आ रहा है? इससे भी नहीं बन पा रहा। तो देखो, ई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो ई की वैल्यू ही निकालनी है। V2 तुम्हारे पास है, हमने माना है ये V1 V2 है, तो E 0 किसके पॉइंट बराबर? कुछ आ रहा है क्या? ना पॉइंट्स में मत लाओ, मुझे फ्रैक्शंस में बताओ। V2 माइनस V1 हमने लेट किया है, तो मैं ऐसे ही मान लेती हूँ कि मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन है। U1 कितना है हमारे पास? B,
और ये कितना है 0, ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो ये क्या हो गया, EV इक्वल्स टू V2 माइनस क्या क्या बोला अभी, मैम 1/√2। वेरी गुड। तो देखो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई, दूसरी ये आ गई, कैंसिल हो जाएंगे V1 से V1, देखो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये EV इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V, तो ये कैंसिल हो गया, V कॉमन, ये आ गया E प्लस 1 इक्वल्स टू अपॉन 2 यहाँ लिख दूं, और ये आ गया तुम्हारा V2, ठीक है। सिमिलरली V1 आ जाएगा, V1 कितना आ रहा है बताना एक बारी, ये V1 आ गया, V1 और V2 तुम्हारे पास आ गए। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में रख दो कि इनिशियली फाइनली देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, पहले के पास m था, और v स्क्वायर क्या था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल अब तुम्हारे पास सभी वेलोसिटीज है, आप तो कर ही लोगे। देखो जैसे कि 1/2 m हमने माना है ये V1 स्क्वायर से चलेगा, ये माना है m V2 स्क्वायर से चलेगा, और ये कितना था 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 m V स्क्वायर। V1 V2 तुम निकाल ही चुके हो, m से m उड़ा देते हैं, हर कहीं का उड़ गया। तो V1 कितना है यहाँ पे, देखो कितना निकाला है तुमने, V1 V/2 V स्क्वायर बाय 4 1 माइनस E स्क्वायर ना। फिर ये भी सिमिलरली ऐसे हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस E स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 इंटू 1/2, ये रहा तुम्हारा V स्क्वायर। 4 हो गए ना। तो अब एक बार सॉल्व कर लो, देखो 20 के ऐसे तो 20 के हट गया, फोर से 4 चला गया, कितना आ गया 1 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये 3/2 बचेगा ना सर यहाँ पे, 1 प्लस E स्क्वायर माइनस 2E प्लस 1 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इक्वल्स टू 3 ये कितना है 2 बचेगा, है ना हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे 2E से ये 2E हट गया, कितना आया 2 प्लस 2E स्क्वायर। मैम एक बार दोबारा बता दोगे मैम, ये अल्फा है। देखो यहाँ से तुम एक बार तुम खुद एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये वाली इक्वेशन बनेगी, तुम्हें यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यूज रखनी है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे, और तुमने V1 V2 और V सब निकाला हुआ है। देखो जो V1 V2 आए ना वो V की टर्म्स में आए हैं, देखो V की टर्म्स में, और जो तुम्हारी ये वाली वेलोसिटी है इनिशियल ये खुद V है। तो यहाँ पर जब ये इक्वेशन 1 में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसमें जब रखोगे वैल्यूज तो यहाँ से तुम्हारा E की वैल्यू जो आने वाली है वो 1/√2 आएगी। ओके मैम। बाय कैलकुलेशन कर लेना, बस यहाँ पे मेन V1 V2 तुम्हें निकालना था, टेंशन मत लो। कॉफिशिएंट ऑफ इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिजन, इसके हम लोग सैटरडे को भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। रोलिंग मोशन नहीं हो पाएगा, वो तुम लोग थोड़ा सा देख लेना। ओके मैम। चलो बच्चों, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, बाय। बाय बाय एवरीवन, बाय।